हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 28 अप्रैल 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही स्टैटिक जीके भी यहाँ से आपका कवर किया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? भारत। भारत सैन्य खर्च करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब ये सैन्य खर्च करने वाला ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है सिप्री के द्वारा। अब ये सिप्री क्या होता है? सिप्री का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी में नोट कर लें। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ क्लियर से नहीं लिख पाया है तो आप अपने कॉपी में से सुनकर लिख लें, या वीडियो को एक दो बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। अच्छा, तो भारत तीसरा है तो इसमें पहला देश कौन है? तो ऑप्शन ए में मैं अमेरिका लिखा हूँ, तो ये इसका पहला जो देश है वो अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है, और तीसरा तो अपना भारत ही है, और चौथा क्या हो जाता है? रूस हो जाता है। तो मैंने ऑप्शन को इसी क्रम में लिखा ही था, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इस सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो 2020 में जो सैन्य खर्चा पे जो कुल खर्चा था, वो व्यय था, वो कितना था? 72.9 डॉलर बिलियन था। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात यहाँ क्रिकेट स्टेडियम की हुई है तो इससे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसकी कुल दर्शक क्षमता कितनी होगी? 10,000 होगी, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 11,000 फीट होगी। मतलब 11,000 फीट है, मतलब इससे पहले जो क्रिकेट स्टेडियम की ऊंचाई थी वो कितना थी? वो थी 7500 फुट। तो 7500 फुट, अब कितना बनाने जाना है? 11,000 फीट। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा भारत की सबसे ऊँची स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा, ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाना है? तो ये क्रिकेट स्टेडियम को लाहौर, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक लाहौर स्पीति जिला है, वहाँ इसे बनाया जाना है। तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था, जो या वर्तमान में जो है, वो है सोलन जिला में 7500 फुट की ऊंचाई पे बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1861 में, और इसे बनाया गया था उस समय के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह, जो कि उस समय के महाराजा हुआ करते थे। इन्होंने इस स्टेडियम को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में गवर्नर हैं कौन है? बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सबको पता होगा, शिमला वहाँ की राजधानी है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्रिकेट स्टेडियम का बात हुआ है, तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे भारत में है, इसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसका ऑप्शन में जो सी गुजरात लिखा हूँ मैं, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर के मोटेरा में बनाया गया है। और इसका जो इस स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसकी कुल जो दर्शक क्षमता है वो कितना है? 32,000 दर्शक एक साथ बैठ के क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी करंट अफेयर्स का किसी क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसी टाइम पे आप उसे रिवाइज कर लें, तो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाता है और याद भी रहता है लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संपन्न तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाटेमाला।
ग्वाटेमाला की जो राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, वहाँ इस तीरंदाजी वर्ल्ड कप का स्टेज 1 का आयोजन किया गया था। अब इस तीरंदाजी वर्ल्ड कप में जो भारतीय महिला हैं, जिसकी भारतीय महिला रिकर्व टीम ने यहाँ एक गोल्ड मेडल जीता है, जो कि काफ़ी लंबे समय 5 सालों के बाद भारतीय महिला ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। 5 साल बाद किसने जीता? भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता। अब इस भारतीय महिला की इस टीम में कौन कौन खिलाड़ी थे? तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर ये दीपिका कुमारी, अंकिता भगत से क्वेश्चन ये बनता है कि इनका किस खेल से संबंध है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? ग्वाटेमाला में। तो ग्वाटेमाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्वाटेमाला की जो राजधानी है मैंने बता दिया, ग्वाटेमाला सिटी है। और वहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? यहाँ लिखता हूँ मैं, अल्जा नेड्रो गिया मटेई। थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है, लेकिन 1-2 बार आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में कनाडा और अमेरिका लिखा हूँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनके बीच में कौन सी रेखा से इन दोनों का विभाजन होता है। जिसका ये 49 डिग्री समांतर रेखा इन दोनों देशों को अलग अलग करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, या व्यापम हो, या स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार बना कर नोट कर लें। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसे लागू कब किया गया था? 1970 में। अब विश्व बौद्धिक संपदा एक यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया? 26 अप्रैल हो गया। अब यहाँ ऑप्शन में 3 अलग अलग डेट लिखा हुआ है। ये तीनों डेट को मैंने अपने प्रीवियस ईयर के वीडियो में बता चुका हूँ। किसी भी एग्जाम में दिवस से और उसके थीम एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो तीनों के तीनों को मैं यहाँ बता देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। 18 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। 14 अप्रैल को क्या मनाया गया था? बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस तरह से सारे ऑप्शन के साथ हम लोगों इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किस देश के साथ है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रोजेक्ट दंतक काफ़ी चर्चा में था। अभी प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किस देश से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान से इस प्रोजेक्ट का संबंध है। अभी प्रोजेक्ट दंतक क्या है? भारत और भूटान की दोस्ती का एक परिचायक है। ये भारत और भूटान मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भूटान को इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। तो इस प्रोजेक्ट में जब ये प्रोजेक्ट वर्किंग में था तो इस समय कम से कम 1200 मजदूरों की जान चली गई थी। तो उन्हीं की याद में ये प्रोजेक्ट दंतक को मनाया जाता है। अभी इस प्रोजेक्ट दंतक का कितना साल? 60 साल पूरे हुए थे, इसलिए अभी ये चर्चे में था। तो अच्छा, अब ये भूटान में प्रोजेक्ट दंतक का चर्चा हो रहा है, तो भूटान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ भूटान से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 फैक्ट बनता है, तीनों के तीनों आप अपने कॉपी में नोट कर लें। या अगर आप कॉपी में नोट नहीं करना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ है? थिम्पू में है, थिम्पू। अभी वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग है, लोटे शेरिंग है वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री। और वहाँ की जो मुद्रा है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? नेगुल ट्रम। तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट था, आप याद कर लें। अच्छा, अब ये ऑप्शन में मैंने नेपाल लिखा है और बांग्लादेश। तो नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है?
तो बांग्लादेश के शेख हसीना है और यहाँ की जो राजधानी कहाँ है, ढाका है। अब सारी चीज़ें को डिस्कस करते करते आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और साथ ही स्टैटिक जीके भी आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू डेली देखा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन और इसका डिस्कशन। इसका सही आंसर क्या है, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक बनाया गया है। अब एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक है क्या, तो ये हेलीकॉप्टर इंजन्स, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वर्तमान में जो कि लड़ाकू टाइप के हैं, उनके एप्लीकेशन में ये मतलब उनके एप्लीकेशन को क्या कहा जाए, उनके एप्लीकेशन को क्या 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 रिवेन्यू करने के लिए यह हेलीकॉप्टर के जो इंजन है उसको मॉडिफाई करने के लिए ये टेक्निक बनाया गया है। अब किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआरडीओ के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। अब डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। अब डीआरडीओ के वर्तमान में जो हेड है वो कौन है, इसके वर्तमान में हेड है कौन, सतीश रेड्डी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, डीआरडीओ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। संस्कृत में लिखा हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। अच्छा, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ऑप्शन में एक इसरो लिखा हुआ है और डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है। इसके बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। इसरो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवन है। अब इंडियन एयरफोर्स ये भी काफ़ी चर्चे में था। अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ऑक्सीजन। वर्तमान में कोरोना से पीड़ित लोगों में जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे मरीजों की जान चली गई है। इसलिए ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मेडिकल्स में सप्लाई किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे भी आपको स्टार बना कर नोट कर लें। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज फिर डिस्कस करते हैं। हाल ही में आयोजित 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में भी आंसर है। एक तो पहले कौन से नंबर का था, 93वां ऑस्कर अवार्ड है ये। बेस्ट डायरेक्टर को अवार्ड किसे मिला था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का मिला था। अब ये बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ को मिला है तो किस मूवी के लिए मिला है, तो नो मैड लैंड के लिए। इस मूवी के डायरेक्टर कौन थी, क्लो झाओ। इस मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अच्छा, अब ऑप्शन में फ्रांसिस मैकडॉर्मंड लिखा हुआ है, ये कौन है, ये और इस ऑस्कर अवार्ड जो था 93वां ऑस्कर अवार्ड, इसकी बेस्ट एक्ट्रेस हैं। ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला है, एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक भी बताया था याद करने का, डॉर्मंड यानी डायमंड लड़कियों को ज़्यादा पसंद है, तो आप यहाँ से ये ट्रिक बना के याद कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना कर याद कर सकते हैं। तो डॉर्मंड, यहाँ से डायमंड का एक आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो डायमंड लड़कियों को ज़्यादा पसंद है। अब नेक्स्ट इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, एंथनी हॉपकिंस। अब ये एंथनी हॉपकिंस कौन है, ये भी कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सारे के सारे ऑस्कर अवार्ड से एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ के सारे फैक्ट पता होना चाहिए। अब अच्छा, ऑप्शन डी में मैंने लिखा कैथरीन बिगेलो, ये कौन है, ऑस्कर अवार्ड के इतिहास में पहली ऐसी महिला निर्देशक महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला था, वो है कैथरीन बिगेले। और क्लो झाओ ऑस्कर अवार्ड में के इतिहास में ये दूसरी महिला निर्देशक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो पहली मतलब ऑस्कर अवार्ड के इतिहास में पहली महिला निर्देशक कौन हो गई, ये कैथरीन बिगेलो, और दूसरी कौन हो गई, क्लो झाओ। तो ये भी दो है, दोनों दो महिलाएं हैं आज तक इन्हें
महिला निर्देशक महिलाएं जिन्हें अवार्ड मिला है। तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अच्छा, ख़त्म हो गया। तो आज का वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गया। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।